ये कहानी तारादास बंदोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। तारादास बंदोपाध्याय 1947 से 2010 एक बंगाली उपन्यासकार, लघु कथा लेखक और संपादक थे और विभूति भूषण बंदोपाध्याय के पुत्र थे। वो अपने पिता की रचना तारानाथ तांत्रिक, एक ऐसा चरित्र जो एक गुप्त प्रथा करने वाला है, को जारी रखने के लिए जाने जाते हैं। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में काल निर्वधि, सप्तर्षिर आलो और कक्षोपात शामिल है। पूजा के बाद ऑफिस खुल गया था। 10-12 दिनों की सुस्ती के बाद काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह उठकर जबरदस्ती ऑफिस के लिए तैयार होना पड़ता था। इतने समय में भी मैं एक पक्का नौकरी पेशा इंसान नहीं बन पाया। मेरा मानना है कि मनुष्य का जीवन मुख्य रूप से अवकाश बिताने के लिए है, लेकिन खाली समय में नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन वर्तमान दुनिया की मांगे इतनी ज्यादा है कि नौकरी ही मुख्य हो गई है, अवकाश कौन। जबकि मानव सभ्यता की सबसे बड़ी देन जैसे साहित्य, कला, मूर्तिकला, सब कुछ तो अवकाश का ही फल है। अल्बर्ट आइंस्टीन के बर्न पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए सापेक्षता के सिद्धांत की खोज के अलावा नौकरी करके कौन कब अमर हुआ है। छुट्टी के बाद घर लौटकर चाय पीते हुए मैं इन्हीं उच्च विचारों में खोया हुआ था। धीरे धीरे जब ये धारणा बनने लगी कि अगर मैं नौकरी न करता तो मैं भी दुनिया में अमर कृति छोड़ जाता। 7वीं कक्षा में जब मैं पढ़ता था, मेरी लिखी कविता पढ़कर तीसरे पंडित जी हैरान हो गए थे। ये तो झूठ नहीं है। कुछ लोगों ने तो रवि ठाकुर की कविताओं से समानता भी देखी थी। वो केवल निंदक गुला खाइते पायना बोली आई। उसी समय बाहर से किशोरी की आवाज सुनाई दी। बाहर निकलकर मैंने कहा, क्या बात है? अरे तुम आ गए हो। आज ताश के अड्डे पर जाने का मन नहीं कर रहा है। चलो तारनाथ को विजया का प्रणाम करके आते हैं। शर्ट पहनकर मैं किशोरी के साथ निकल पड़ा। तारनाथ को रबड़ी खाना बहुत पसंद है, लेकिन हाल ही में उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि रबड़ी खाना संभव नहीं था। किशोरी और मैंने अपनी जेबें टटोली और जो कुछ मिला उससे तालतला की जानी पहचानी हिंदुस्तानी दुकान से लगभग 1 से रबड़ी खरीद ली। हमें देखकर तारनाथ का चेहरा खिल उठा और वो बोला, पत्नी और बच्चों के अलावा इस बार तुम ही विजया करने आए हो। इतने सारे जानने वाले लोग थे, वे कहाँ गए बताओ तो। रबड़ी पाकर तारनाथ बहुत खुश हुआ। ओह, ये तो लगभग 1 सेर होगी ही। बहुत दिनों बाद पेट भरकर रबड़ी खाऊंगा। बैठो तुम लोग, मैं चाय का कहता हूं। चाय आई, साथ में नारियल के लड्डू और घर पर तले हुए कुचो निक्की। खाने के बाद किशोरी की जेब से हमेशा की तरह पासिंग शो का पैकेट निकला। सिगरेट सुलगाकर तारनाथ आंखें मूंदकर मजे से कश ले रहा था। किशोरी ने कहा, आज साल का दिन है, बिना कहानी सुने ही वापस चले जाएंगे। तारनाथ ने आंखें खोली और हंसते हुए कहा, जब तुम दोनों आए हो तो बिना कहानी सुने नहीं जाओगे, मैं जानता हूं। कैसी कहानी चाहिए? आज हमारी कोई फरमाइश नहीं है, आप जो कहेंगे। कुछ देर तारनाथ चुप रहा। शायद मन ही मन कहानी को व्यवस्थित करने का काम चल रहा था। सिगरेट का आखिरी कश लेकर रागदानी के रूप में इस्तेमाल किए गए एक नारियल के खोल में बुझाकर तारनाथ ने कहना शुरू किया, मैं बीरभूम के एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठा था। लूप लाइन का एक गुमनाम ग्रामीण स्टेशन। मुझे साहिबगंज लोकल पकड़कर हावड़ा आना था, लेकिन सुना कि वो ट्रेन 1.5 घंटे लेट थी। कहीं कोई खाने की दुकान भी नहीं थी कि 1 कप चाय पी सकूं। एक बीड़ी सुलगाकर मैं टहल रहा था। तभी मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म के बिल्कुल आखिरी छोर पर ईंटों के ढेर पर एक विशालकाय व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ था। उसका पहनावा बहुत ही साधारण था। एक छोटी धोती के ऊपर एक फतुआ जैसा कुर्ता, पैरों में बहुत पुरानी एक जोड़ी चप्पल, सिर पर बेतरतीब उलझे बाल थे। लेकिन उस व्यक्ति के सीधे बैठने के ढंग और आंखों की दृष्टि में एक अद्भुत व्यक्तित्व की छाप थी। बार बार उसे देखने का मन करता था। मुझे काफी देर अकेले बिताना था, इसलिए दोस्ती करने के इरादे से मैं ईंटों के ढेर के एक तरफ बैठ गया और पूछा, साहिबगंज लोकल पकड़ेंगे क्या?
मेरी तरफ देखे बिना ही उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, वो ट्रेन तो सुना है 1.5 घंटे देरी से आ रही है। हाँ। 2 बार ऐसे एकअक्षरी उत्तर देने के बाद उस व्यक्ति ने मेरी तरफ देखा। काफी बुद्धिमान आंखों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर उसने कहा, गुरु का दर्शन हुआ है क्या? हंसते हुए मैंने कहा, कैसे पता चला? उस व्यक्ति ने भी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, हाथ देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गेरुआ और रुद्राक्ष की माला देखकर ही बताया जा सकता है कि तुम किस रास्ते के पथिक हो। और गुरु का मामला, गुरु की कृपा के बिना आंखों में ज्योति नहीं आती। तुम्हारी आंखों में वह ज्योति है। तुम कह रहा हूं तो गुस्सा तो नहीं हो रहे हो? तुम मुझसे बहुत छोटे हो। विनम्रता से मैंने कहा, नहीं नहीं, आप मुझे तुम ही कहिए। मेरी उम्र कितनी लगती है? अच्छी तरह देखकर मैंने कहा, लगभग 50 साल होंगे। क्या? मेरी ये 72 चल रही है, अगले चैत्र में 73 होगी। हैरान होकर मैंने कहा, क्या कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके तो एक बाल भी सफेद नहीं दिख रहा है। सफेद होंगे भी नहीं। जिस दिन जाने का होगा ऐसे ही चला जाऊंगा। मैं उठकर उनके पैरों की धूल लेकर बोला, आप निश्चित रूप से सिद्ध पुरुष हैं। बहुत भाग्य से आपके दर्शन हुए, मुझे आशीर्वाद दें। वो व्यक्ति सज्जन था। मेरे पैर छूने पर संकोच करते हुए बोला, अरे अरे, पैर क्यों छू रहे हो? मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूं भाई। नियमित प्राणायाम करता हूं, उसी से शरीर बन गया है। बुढ़ापे के आक्रमण को कुछ समय तक रोक पाऊंगा। ईंटों के ढेर पर उस व्यक्ति के बगल में मैं आराम से बैठ गया। धीरे धीरे हमारी जान पहचान भी हो गई। उनका नाम विश्वेश्वर भट्टाचार्य था। लोग उन्हें विशु ठाकुर कहते थे। एक समय मुर्शिदाबाद के किसी गांव में उनका घर था। अब कुछ नहीं है। वे ऐसे ही घूमते रहते हैं, कहीं किसी बरगद के पेड़ के नीचे या मंदिर में आश्रय लेते हैं। साधु संतों के प्रति गांव के लोगों का आकर्षण हमेशा से रहा है। वे देखने आते हैं और केला, मूली जो भी देते हैं उसी से पेट भर जाता है। मैंने पूछा, अब कहाँ जा रहे हैं? वो थोड़ी देर चुप रहे और बोले, ज्यादा दूर नहीं, बस कुछ स्टेशन बाद मेरे एक गुरु भाई का घर है। हम दोनों ने एक साथ दीक्षा ली थी और कुछ समय तक साधना की थी। बाद में उसने शादी कर ली और गृहस्थ बन गया। धान का व्यापार करके कुछ पैसे भी कमाए थे। वही अंततः उसकी काल बन गई। मैं हिलकर बैठ गया और बोला, कैसा? विशु ठाकुर ने कहा, मेरा वो दोस्त राम राम घोषाल 10-12 दिन पहले मारा गया है। क्या? हत्या? क्यों? राम राम के पास कुछ पैसे थे। ये खबर कई लोग जानते थे। अपने घर से थोड़ी दूर बांस के झुरमुट के पीछे राम राम ने एक कमरा बनवाया था, जहां वो रात में जाकर साधना करने की कोशिश करता था। गृहस्थ होकर भी वो ये आदत छोड़ नहीं पाया था। इसी कमरे की मिट्टी की जमीन में राम राम ने पैसे गाड़ रखे थे। उसे मारकर जमीन खोदकर सब कुछ ले गए हैं। ये काम किसने किया? विशु ठाकुर ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। जिस पैमाने से मापा जाता है उसी से चुकाया जाता है, समझे? ठाकुर की आवाज में मुझे थोड़ी हैरानी हुई। ये सिर्फ एक प्यारे दोस्त की लाचारी भरिया नहीं थी। इस बात के पीछे एक दृढ़ विश्वास छिपा था। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि अज्ञात हत्यारे के खिलाफ विशु ठाकुर क्या कर सकते हैं। तुम कहां जा रहे हो? हंसते हुए मैंने कहा, कहीं नहीं। मतलब कोई ठीक नहीं है, घर में अच्छा नहीं लगता, इसलिए घूमता रहता हूं और साधु संतों के दर्शन होने पर उनका साथ पाने की कोशिश करता हूं। जैसे अभी मेरा मन कर रहा है कि आपके साथ रहूं। विशु ठाकुर पहली बार हंसे और बोले, मेरे साथ रहना चाहते हो? ठीक है, चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खाने पीने में जो मुझे मिलेगा वही तुम्हें भी मिलेगा, और हो सकता है कि कभी न भी मिले। चलेगा ना? मुझे आदत है। मेरे संक्षिप्त उत्तर पर विशु ठाकुर ने एक बार मेरे चेहरे की ओर देखा, फिर बोले, तो चलो। एक और गुमनाम स्टेशन पर उतरकर लगभग 6 मील पैदल चलकर घोर शाम को राम राम घोषाल के गांव पहुंचे।
विशु ठाकुर पहले भी इस गांव में एक दो बार आ चुके थे। वो तेजी से चलते हुए गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक बड़े अटचाला घर के सामने रुके। बीच में आंगन था जिसके चारों ओर कई घर एक दूसरे से सटे हुए थे। आंगन में तुलसी का मंच था। घरों में रोशनी जलाने की तैयारी चल रही थी और कुछ बच्चों का शोर सुनाई दे रहा था। लेकिन कुल मिलाकर घर के माहौल में एक शोक की उदासी छाई हुई थी। विशु ठाकुर मेरा हाथ पकड़कर आंगन में आकर खड़े हो गए। अगर गृहस्वामी आगे बढ़कर अतिथि का सत्कार न करे तो अतिथि के लिए खड़े रहना बहुत असहज हो जाता है। इस घर का मुखिया कौन है मुझे नहीं पता था, इसलिए हम चुपचाप खड़े रहे। 10 मिनट बाद आंगन के उस पार के एक कमरे से एक उदास महिला हाथ में दीपक लिए तुलसी के चबूतरे पर आती हुई हमें देखकर ठिठक गई और बोली, कौन? वहां कौन है? विशु ठाकुर 2 कदम आगे बढ़कर बोले, बहू, मैं विश्वेश्वर भट्टाचार्य हूं। पहचान रही हो? राम राम के रहते मैं कई बार आया हूं। महिला एक पल के लिए खामोश रही, फिर चीख कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज से आसपास के कमरों से इतने लोग बाहर आ गए। काफी देर तक मिलीजुली आवाजें चलती रहीं। फिर हमें बरामदे में बैठने की जगह मिली। 1 घंटे बाद विशु ठाकुर के आने की खबर सुनकर गांव के कई लोग रामराम घोषाल के घर जमा हो गए थे। ताड़ के पत्तों की चटाई पर विशु ठाकुर सीधे बैठे थे। रामराम का छोटा भाई शिवराम आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर रुंधे गले से कह रहा था, ठाकुर मशाय, किसने ये किया है मैं नहीं जानता, लेकिन जिसने भी किया है उसने गलती की है। मेरे दादा शिव के समान व्यक्ति थे, व्यापार करते थे, लेकिन पैसे का कोई लालच नहीं था। कितने लोगों का कर्ज माफ कर दिया, कितने लोगों की बेटियों की शादी करवाई। इस इलाके में हर कोई जानता था कि मुसीबत में राम ठाकुर के पास जाने पर खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। इतना पैसा कमाते थे, लेकिन खुद एक छोटी धोती पहनते थे और दिन के अंत में एक मुट्ठी उबले हुए चावल खाते थे। मेरा मानना है कि अगर हत्यारा चाहता तो दादा पैसे सब कुछ निकाल देते, हत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। सब भाग्य है। विशु ठाकुर ने पूछा, पुलिस क्या कह रही है? शिवराम के जवाब देने से पहले ही भीड़ में से किसी ने कहा, पुलिस हमेशा वही कहती है। हत्या के अगले दिन सुबह खबर दी गई, पुलिस शाम को आई। सोचिए कितनी परेशानी। और दरोगा ने कह दिया था पुलिस के पहुंचने से पहले शव का अंतिम संस्कार न किया जाए। उस शव के साथ अगले दिन रात 12 बजे तक सब बैठे रहे। इधर पुलिस का क्या रौब पूरे गांव को फांसी दे देती। फिर पुलिस भी चली गई, सब कुछ शांत हो गया, हत्यारा पकड़ा गया। तारनाथ तांत्रिक साथ विशु ठाकुर ने उदास स्वर में कहा, ठीक है, पुलिस की नाकामी किसी से छिपी नहीं है। मुझे भी विश्वास नहीं होता कि वे हत्यारे को पकड़ पाएंगे। राम राम ऐसे बेमौत मारा जाएगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। नहीं, इस हत्या का कोई सुराग नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा हैरान होकर विशु ठाकुर के चेहरे की ओर देखने लगा। आज ही कुछ घंटे पहले उन्होंने जोर देकर कहा था कि हत्यारों को सजा जरूर मिलेगी, और अब कह रहे हैं कि हत्या का कोई सुराग नहीं मिलेगा। क्या बात है? लेकिन विशु ठाकुर सचमुच ही निराश और हताश मुद्रा में बैठे थे। चेहरे पर शोक की छाया थी। शायद दोस्त की मौत से बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से में तब ऐसी बातें कही होंगी। सचमुच ही अब हत्यारे को कैसे पकड़ा जा सकता है? एक लंबा सावला व्यक्ति भीड़ से थोड़ा अलग होकर बरामदे के एक कोने में बैठकर सबकी बातें सुन रहा था। ग्रामीण लोगों से उसका व्यक्तित्व कुछ अलग ही लग रहा था। बाकी सब ज्यादातर नंगे बदन आए थे। केवल इस व्यक्ति ने आधी बाजू की नीली शर्ट पहन रखी थी। मैं सोच रहा था कि इस व्यक्ति को यह शहरी अंदाज कहां से मिला। तभी उस व्यक्ति ने कहा, हत्या का सुराग नहीं मिलेगा। कह रहे हैं, सुनकर बुरा लगता है। राम जेठा जैसे व्यक्ति अगर हत्यारे को सजा नहीं मिली तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्या कुछ भी नहीं किया जा सकता? उस बात का उत्तर न देकर विशु ठाकुर ने उस व्यक्ति की ओर देखकर पूछा, तुम कौन हो? वो व्यक्ति थोड़ा हकलाकर बोला, जी मैं हरिप्रद हूं।
राम राम का भतीजा? जी नहीं, उन्हें बचपन से ही जेठाम शाय कहता हूं। वो मेरे पिता के दोस्त थे। पिछली बार आया था तो तुम्हें देखा हुआ याद नहीं आता? हरिपद ने कहा। ठीक ही है, मैं बीच में लगभग 15 साल गांव में नहीं था, बाहर नौकरी करता था। हाल ही में गांव लौटा हूं। नौकरी क्यों छोड़ी? विशु ठाकुर के सवालों से वो व्यक्ति स्पष्ट रूप से असहज महसूस कर रहा था। उसने कहा, तबीयत ठीक नहीं चल रही है, नौकरी का तनाव झेल नहीं पाया। जब तबीयत थोड़ी बेहतर महसूस होगी शायद फिर चला जाऊंगा। विशु ठाकुर ने उससे और कोई प्रश्न नहीं पूछा। उपस्थित लोगों में से कुछ प्रभावशाली श्रीदाम घोष ने कहा, ठाकुर जब आए हैं तो इनके घर में थोड़ा स्वस्थैन करवा दे। अपघात हुआ है तो घर शांत हो जाएगा। हो जाएगा, कर्तव्य करने ही तो आया हूं। मैंने फिर ठाकुर की ओर देखा। कितने अजीब आदमी हैं। वही दृढ़ विश्वास का स्वर फिर से उनकी आवाज में आ गया था। कर्तव्य? वे किस कर्तव्य की बात कर रहे हैं? लेकिन मुझे ज्यादा सोचने का मौका न देते हुए विशु ठाकुर अचानक खड़े हो गए और बोले, चलो तुम लोग, राम राम का वह झोपड़ा किस तरफ है? जरा जगह देख आता हूं, जैसा कि गांवों में होता है। पूरी भीड़ हमारे साथ चल पड़ी। घर के पीछे घने जंगल के बीच से एक छोटा सा पगडंडी जाती थी। उस पर चलकर काफी दूर जाने के बाद हम मृत बलराम घोषाल के साधना स्थल पर पहुंचे। थोड़ी सी जगह साफ करके एक मजबूत झोपड़ा बनाया गया था। मिट्टी की सीढ़ियां चढ़कर पहले एक पतली बरामदा, फिर कमरा। दरवाजा खुला हुआ था। यहां कुछ दिन पहले तक एक जीता जागता इंसान बैठकर ईश्वर की आराधना करता था। अभी भी उसके खून के धब्बे मिट्टी के फर्श पर लगे हुए थे। ये सब सोचते हुए मन उदास हो गया। हंसते हुए जिस व्यक्ति ने दोपहर में खाना खाया था, सुबह सूर्य नमस्कार किया था, भविष्य के सपने देखे थे, उसे नहीं पता था कि अगले दिन सुबह ये दुनिया उसके लिए बहुत दूर हो जाएगी। इतना ही तो है मनुष्य का जीवन, बिल्कुल अनिश्चित। इसी में कितनी ईर्ष्या और द्वेष, भौतिक वस्तुओं पर अधिकार करने का प्राणपण प्रयास। इसकी क्या सार्थकता है? विश्वेश्वर भट्टाचार्य और मैं बरामदा पार करके कमरे में दाखिल हुए। श्रीदाम के हाथ में लालटेन थी। वो भी हमारे साथ कमरे में आया, उसके पीछे शिवराम। बाकी लोग दरवाजे पर भीड़ लगाकर खड़े हो गए। गांव में वैसे भी जीवन शांत होता है, इसलिए थोड़ी सी भी घटना होने पर खबर बिजली की गति से फैल जाती है। घोषाल के घर में 2 साधु आए हैं। ये खबर फैलते ही आधा गांव राम राम के झोपड़े के सामने जमा हो गया। कमरे के एक कोने में लकड़ी की छोटी चौकी पर लाल कपड़े से ढका ठाकुर का आसन था। वहां सिंदूर से सजी एक पत्थर की काली मूर्ति थी। दीवार पर 10 महाविद्याओं के छपे हुए चित्र लगे थे, जैसे बाजार में मिलते हैं। इसके अलावा पूरे कमरे में और कुछ नहीं था, फर्नीचर भी नहीं। कमरे के फर्श पर यहां वहां मिट्टी खोदकर ढेर लगा हुआ था। हत्यारा काफी शांत स्वभाव का व्यक्ति रहा होगा। किसी को मारकर उसके शव के बगल में बैठकर मिट्टी खोदकर छिपे हुए पैसे निकालने के लिए नसों पर काफी नियंत्रण होना जरूरी है। एक बार में उसे नहीं मिला होगा, यह साफ दिख रहा था, क्योंकि फर्श के अलग अलग हिस्सों को खोदा गया था। झूठ कहा था। ये क्या? क्यों? जो सोना मेरी कल्पना के अलावा कहीं नहीं था, इसलिए हत्यारे को वो निश्चित रूप से नहीं मिला होगा। जो है ही नहीं, वो उसे कैसे मिलेगा? लेकिन मेरी ये बात अभी गांव में फैल जाएगी। हत्यारा भी गांव का ही व्यक्ति है, राम राम का परिचित व्यक्ति। नहीं तो पहली बात तो ये कि उसे राम राम के छिपे हुए पैसों के बारे में पता नहीं चलता। दूसरी बात ये कि उसे देखते ही हत्या की रात कुत्ता चिल्लाता और हमला करता। शायद थोड़ी देर पहले यहां जो भीड़ जमा थी उसमें वो खड़ा था। अब ये सोने की बात सुनकर उसे लगेगा कि ये अभी भी इस कमरे के फर्श में कहीं मिट्टी के नीचे गड़ा हुआ है। सोने का लालच बड़ा लालच होता है। मेरा मानना है कि ये गलती सुधारने के लिए वो फिर यहां आएगा। सुनकर मुझे ज्यादा भरोसा नहीं हुआ। बांस के झुरमुट के किनारे इस झोपड़े में हम 2 प्राणी थे। रात में अगर राम राम का हत्यारा फिर आया तो मुझे कम से कम बहुत खुशी नहीं होगी। मैंने कहा,
कब आएगा? विशु ठाकुर हंसते हुए बोले, डरने की जरूरत नहीं, आज नहीं आएगा। वो बेवकूफ नहीं है, वो जानता है कि उसके पास बहुत समय है। जब हम कल चले जाएंगे तो वो किसी भी दिन आकर आराम से काम खत्म करके जाने की सोचेगा। एक लापरवाह व्यक्ति को मारना आसान है, लेकिन धुनी जलाकर जागते हुए दो लोगों पर हमला करना आसान नहीं है। और बेवजह क्यों करेगा, जब बाद में बिना किसी बाधा के काम पूरा किया जा सकता है? थोड़ा सोचकर मैंने कहा, लेकिन हम तो कल जा रहे हैं, तो ये जाल बिछाने का क्या फायदा? हत्यारा आएगा भी तो उसे पकड़ेगा कौन? और पकड़ भी लिया तो क्या साबित होगा? रात में इस झोपड़े के पास घूम रहा था, इसलिए उसने रामराम घोषाल को मारा है। क्या ऐसी दलील अदालत सुनेगी? विशु ठाकुर ने वास्तविक आश्चर्य के साथ कहा, अदालत? इसमें अदालत कहां से आ रही है? तो फिर बाद में बताऊंगा, तुम तो मेरे साथ हो, देखोगे। चुपचाप बैठा रहा। समय बीतता जा रहा था। विशु ठाकुर अपने मन में गुनगुनाते हुए एक श्यामा संगीत गा रहे थे। शिवराम दूध लेकर आया। डर तो नहीं लग रहा ठाकुर मशाय? नहीं, मां का नामगान कर रहा हूं। डर किस बात का? जरूरत पड़ने पर चिल्लाकर बुलाना, ठीक है? जरूर, तुम चिंता मत करो। शिवराम के चले जाने के बाद ठाकुर मशाय ने मेरी ओर देखकर कहा, शिवराम को खुदाकर दूध देने के लिए क्यों कहा था? जानते हो क्यों? हमारे आने से इस गांव का कोई व्यक्ति निश्चित रूप से सहज महसूस नहीं कर रहा होगा। वो कौन है ये तो हम नहीं जानते, इसलिए सावधान रहना ही अच्छा है। सामने से हमला न भी करे तो खाने में जहर मिलाने में क्या बाधा है? दूध शिवराम की अपनी गाय का है, बेफिक्र होकर पी सकते हो। पियो पियो। शिवराम ने अपने दादा की हत्या नहीं की है। कैसे पता चला? मैं समझ जाता हूं। अपनी पोटली से एक पीतल का लोटा निकालकर उसमें आधा दूध डालकर मिट्टी का कुल्हड़ मेरी ओर बढ़ाते हुए बोले, पकड़ो। लोटे में एक घूंट भरकर विशु ठाकुर ने कहा, जो अन्याय करता है उसके मन में हमेशा डर रहता है कहीं पकड़ा न जाऊं। वो सबकी तरफ संदेह की नजर से देखता है, इसलिए ये सावधानी बरतनी पड़ी। सिर्फ दूध पीने में तकलीफ हो रही है ना? शर्मिंदा होकर मैंने कहा, नहीं नहीं, मेरी ही गलती है। तुम जवान आदमी हो, तुम्हें भूख लग सकती है। तुम्हें क्या खाना पसंद है? हंसते हुए मैंने कहा, मुझे अभी कुछ न मिले तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ी देर पहले मुझे बचपन में गांव के बिरिंची हलवाई की दुकान के माखा संदेश की याद आ रही थी। मां दूध और माखा संदेश खाने को देती थी कभी कभी। कहा गया वो बचपन? माखा संदेश मतलब कांचा गोला? बड़ी मजेदार बात है। आज ही शाम को तुमसे मिलने से ठीक पहले मैंने थोड़ा माखा संदेश खरीदा था, ताकि रात में कुछ न मिले तो खा सकूं। और तुम भी भला दुनिया में इतनी चीजें होते हुए माखा संदेश ही खाना चाहते हो। ठहरो। विशु ठाकुर ने अपनी पोटली में हाथ डाला और एक साल के पत्ते का दोना निकालकर मेरे हाथ में दिया। दोने के अंदर ढेर सारा कांचा गोला था। ठाकुर की ओर देखकर मैंने कहा, यह आपने शाम को खरीदा था मुझसे मिलने से पहले? हाँ। क्यों? ये संदेश तो अभी भी गर्म है। थोड़ा हकलाकर विशु ठाकुर ने कहा, पोटली के अंदर था इसलिए गर्म रह गया है। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, ऐसा कभी हो सकता है? हो सकता है जरूर, नहीं तो कैसे हुआ? लो, और बात न बढ़ाकर खा लो। फिर तुम सो जाओ, मैं जागता रहूंगा। लेटे लेटे आधी रात तक मैं देखता रहा कि बांस के झुरमुट का ऊपरी सिरा तारों भरे आकाश की पृष्ठभूमि में हिल रहा था। नींद आने से पहले मैंने एक बार पूछा, अच्छा केतु का क्या हुआ, बताइए तो। गंभीर आवाज में विशु ठाकुर ने उत्तर दिया, केतु को हत्यारे ने मार डाला है, शायद जहर मिले खाने से। परिचित व्यक्ति होने के कारण केतु ने शोर नहीं मचाया, हाथ से खाना भी ले लिया। लेकिन अगर वो रामराम पर हमला होते देखता तो वो हमला करता, इसलिए उसे पहले हटाना बेहद जरूरी था। तो फिर शव कहाँ गया? बहुत संभव है कि सियार ले गए हों। इन इलाकों में अगर दरवाजा सावधानी से बंद न किया जाए तो कई बार सियार छोटे बच्चों को भी बिस्तर से खींच ले जाते हैं।
मैं फिर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। नींद नहीं आ रही थी। अचानक एक और सवाल मन में आया तो मैंने पूछा, अच्छा, आपने केतु के रंग के बारे में क्यों पूछा था? ये मैं समझ नहीं पाया था। विष्णु ठाकुर चिढ़कर बोले, मैंने पूछा तो क्या गलत किया? तुम सोते क्यों नहीं? तुम्हें आज तक कौन सी बात समझ आई है? ठाकुर को और न छेड़ते हुए मैं बिना कुछ कहे करवट लेकर सो गया। सारी रात मैंने सपना देखा कि केतु पूंछ हिलाता हुआ विष्णु ठाकुर के हाथ से सना हुआ संदेश खा रहा है। अगले दिन सुबह हम शिवराम से विदा लेकर चले आए। उसने हमें कुछ दिन अपने घर पर रुकने के लिए बहुत अनुरोध किया था, लेकिन विष्णु ठाकुर राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि उन्हें किसी काम से आज ही सियोड़ी के लिए निकलना है, रुकने का कोई उपाय नहीं है, बाद में कभी आएंगे इत्यादि। शिवराम, श्रीदाम घोष और कई अन्य लोग हमें गांव की सीमा तक छोड़ने आए। स्टेशन के पास एक सुनसान जगह पर आकर विष्णु ठाकुर रुक गए। मेरी ओर देखकर बोले, तारकनाथ, अब मैं जो कह रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो। हम सियोड़ी नहीं जा रहे हैं, हम आज यही रुकेंगे आज का दिन, फिर रात में वापस गांव लौट जाएंगे। मैंने हैरान होकर कहा, इसका क्या मतलब? मतलब ये कि ये सोचकर कि हम चले गए हैं, राम राम का हत्यारा आज रात हमारे बिछाए जाल में फंस जाएगा। इतनी सारी सोना मिट्टी के नीचे पड़ा है, ये जानकर वो शांति से सो नहीं पाएगा। मैंने इंसानों के चरित्र को जितना समझा है उससे मुझे पूरा विश्वास है कि वो बिना देर किए आज रात ही आएगा। उसे पकड़ने के लिए हमें उस झोपड़ी के बगल वाले जंगल में छिपकर बैठना होगा। लेकिन क्या ये काम हम दोनों के लिए संभव है? हत्यारे के हाथ में हथियार भी हो सकता है। इसके अलावा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, किसी को पकड़ भी लिया तो ये साबित नहीं किया जा सकेगा कि उसने हत्या की है। पकड़ने के समय एक दो गवाह भी हो तो अच्छा है। सारी व्यवस्था हो चुकी है। जब हम निकलने वाले थे तो घर की महिलाएं प्रणाम करना चाहती हैं। ये कहकर शिवराम मुझे अंदर महल में ले गए थे ना, तभी मैंने शिवराम को सारी बात बता दी थी। शिवराम, उसके 2 जवान बेटे और घर के कुछ किसान आज रात बिना सोए तैयार बैठे रहेंगे। हमारी आवाज सुनते ही वे दौड़कर झोपड़ी में आ जाएंगे। फिलहाल दिन का समय हम स्टेशन पर कहीं छिपकर बिताते हैं। ऐसे खून खराबे के मामले में मैं शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन घटना का अंत देखने की तीव्र उत्सुकता भी थी। परिणाम स्वरूप मैं वहीं रुक गया। मैंने सही निर्णय लिया था, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मुझे जीवन का एक अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ। प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर कुछ बोरियों के पीछे बैठकर हमारा दिन कट गया। शाम होते ही विष्णु ठाकुर उठकर स्टेशन के बाहर की दुकान से कुछ चिवड़ा और गुड़ खरीदकर मुझे दिए। लो, तुम्हें और राम राम के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, गांव के लोग देख लेंगे। सीधे उस झोपड़ी के पूरब में अश्योरा की झाड़ी के पीछे बैठे रहना। डरने की कोई बात नहीं, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। ये क्या, आप मेरे साथ नहीं जाएंगे? नहीं, दोनों एक साथ जाएंगे तो लोगों की नजर में आने की संभावना है। तुम भी सीधे रास्ते से गांव में मत घुसो। गांव से आगे निकलकर पीछे के आम के बाग से झोपड़ी के पास चले जाना। फिर मेरी ओर देखकर बोले, अरे तुम डर रहे हो क्या? सुनो, विश्वेश्वर भट्टाचार्य ने जिसे कहा है कि डरने की कोई बात नहीं, उसे सचमुच कोई डर नहीं है। जाओ, उस आदमी का जादुई व्यक्तित्व था। मैं अकेला जाने को राजी हो गया। अंधेरे में अनजान रास्ते पर 6 मील चलने में समय लगता है। जब मैं रामराम घोषाल की झोपड़ी के पूरब में अश्योरा की घनी झाड़ी के पीछे ठीक से बैठा, तब काफी रात हो चुकी थी। कम से कम ग्रामीण इलाकों में इसे रात ही कहते हैं। दूर कहीं संकीर्तन हो रहा था। धीरे धीरे वो भी बंद हो गया। बांस के झुरमुट में जमीन पर गिरे सूखे बांस के पत्तों पर कभी कभी खसखस की आवाज के साथ कुछ आता जाता रहता था। इसके अलावा और कहीं कोई आवाज नहीं थी। मैं चुपचाप बैठा रहा, लेकिन बिना कुछ किए भी कितनी देर बैठा जा सकता है? रात कितनी हो गई कौन जाने। विष्णु ठाकुर भी क्यों नहीं आ रहे? मुझे ऐसे खतरे में धकेलकर क्या उन्हें इतनी देर करनी चाहिए?
मच्छर भी काफी काट रहे थे, लेकिन कहीं आवाज न हो जाए इस डर से मैं थप्पड़ मारकर मच्छर नहीं मार पा रहा था। हाथ हिला हिला कर भगा रहा था। खुद पर काफी गुस्सा भी आ रहा था। मैंने जीवन में बहुत कुछ किया था, लेकिन कभी भी किसी अनजान हत्यारे को पकड़ने के लिए रात में सांपों के डर को नजरअंदाज करके मच्छरों से परेशान होकर झाड़ी के पीछे नहीं बैठा था। इस तरह बहुत देर बीत जाने के बाद मुझे सचमुच बहुत डर लगने लगा। क्या बात है, स्टेशन से 6 मील पैदल आने में जितनी भी देर लगे इतनी देर नहीं हो सकती। विष्णु ठाकुर को क्या हुआ? मेरे पास कौड़ी न होते हुए भी मैं अनुमान लगा रहा था कि रात बहुत हो चुकी है। अकेले ऐसे बैठे रहना खतरनाक भी था। क्या मैं उठकर शिवराम के घर की ओर चला जाऊं? लेकिन मान लो मैं भी उठा और उधर से रामराम घोषाल का हत्यारा पहुंचा, वो भी क्या सुखद बात होगी। इससे बेहतर है कि चुपचाप ऐसे ही बैठा रहूं। अगर विष्णु ठाकुर नहीं आते और रामराम का हत्यारा आ जाता है तो वो घर के फर्श से आंगन तक सब कुछ खोद डालेगा। फिर भी मैं चिल्लाऊंगा नहीं। तब भी मैं नहीं जानता था कि मेरे जीवन के एक अद्भुत अनुभव का क्षण कितना करीब आ गया था। नाक में एक मच्छर घुस जाने से छींक आ गई थी। मैं पूरी ताकत से मुट्ठी बांधकर, जबड़े कसकर जोर से छींकने की इच्छा को दबाने की कोशिश कर रहा था। तभी मैं जहां बैठा था उसके विपरीत दिशा से, यानी बांस के बागान के बगल वाले जंगल को धकेलकर किसी के सावधानी से आने की आवाज सुनी। छींक अपने आप बंद हो गई। क्या विष्णु ठाकुर आए? लेकिन अगर वो आते तो जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से खेत के बीच से घूम कर आते, या फिर शिवराम के घर से संकरे रास्ते से आते, लेकिन उस रास्ते से नहीं। वो तो गांव के अंदर से आने का रास्ता है। रामराम घोषाल की झोपड़ी अंधेरे के ढेर की तरह खड़ी थी। जंगल को भेद कर उसके बगल में एक छाया मूर्ति उभरी, काफी लंबी, हाथ में शायद एक कुदाल। वो आदमी संदिग्ध रूप से इधर उधर देख रहा था। मैं जिस तरह से बैठा था उसमें मुझे देख पाना संभव नहीं था, लेकिन अत्यधिक जोखिम भरे काम में प्रवृत्त होने पर इंसान की नसें एक विशेष संवेदनशीलता प्राप्त कर लेती है। उसी से शायद उस आदमी ने महसूस किया कि आज रात ये जगह उसके लिए सुरक्षित नहीं है। तब तक मैं उस आदमी को पहचान चुका था। हरिपद। पैसों के लालच में इंसान कितनी क्रूरता कर सकता है। पिता के दोस्त की हत्या करने में उसके हाथ नहीं कांपे और आज सोने के लालच में आया है। हरिपद का मनोबल शायद टूट गया था। वो हिचकिचाकर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। मेरे पास चुपचाप देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी मेरी बाई और बहुत पास झाड़ी में एक आवाज सुनकर मैं चौंक कर देखा और हैरान रह गया। सीने में आश्चर्य और आतंक की लहरें दौड़ गई। न जाने कब मेरे ठीक बगल में एक बाघ जैसा काला कुत्ता आकर खड़ा हो गया था। उसकी गहरी सांसों की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। वो एकटक झाड़ी के छेद से हरिपद की ओर देख रहा था। हरिपद ने भी शायद कुछ सुना था। वो मुड़कर खड़ा हो गया था। उसका पूरा शरीर सख्त था, कुदाल को कसकर पकड़े हुए था। एक गंभीर गर्जना करके कुत्ता उछलकर हरिपद के सामने खुले आंगन में गिरा। एक बार उसकी ओर देखकर हरिपद ने अत्यधिक आतंक से तीव्र चीख मारी। मैंने ऐसी खून जमा देने वाली डर की चीख कभी नहीं सुनी थी। तुरंत हरिपद ने अपने हाथ की कुदाल कुत्ते की ओर जोर से फेंक दी। भारी लोहे की कुदाल दाहिने पैर के पंजे पर लगते ही कुत्ते ने एक बार फिर तीव्र गर्जना करके हरिपद पर छलांग लगा दी। संकरे रास्ते की ओर किसी की आवाजें सुनाई दे रही थी, काफी सारे लोगों की आवाजें। क्या अब विष्णु ठाकुर आए? मैं तब तक उत्तेजना में आड़ छोड़कर बाहर आ चुका था। न जाने क्यों मैं समझ गया था कि हरिपद से डरने का कोई कारण नहीं है। शिवराम की आवाज सुनाई दे रही थी। डरने की बात नहीं, ठाकुर मशाए, हम सब आ गए हैं। इधर आंगन में जमीन पर पड़ा हरिपद दोनों हाथों से आत्मरक्षा का असफल प्रयास कर रहा था। मानो किसी अलौकिक आतंक को देखकर उसके अपने मांसपेशियों पर से सारा नियंत्रण चला गया हो।
कुत्ता उसके सीने पर अपना ऊपरी हिस्सा टिकाकर गले में दांत गड़ाने का मौका ढूंढ रहा था। दाहिने पंजे से खून झरझर बह रहा था। उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मेरे बगल में शिवराम लोगों के साथ पहुंच चुका था। गांव के और लोग भी दौड़ते हुए आ रहे थे। उनकी आवाजें भी मुझे सुनाई दे रही थी। कुत्ते की ओर एक बार देखकर शिवराम चिल्लाया, केतु, तू कहां से आया? केतु तब हरिपद की गर्दन पकड़े हुए था। हरिपद के दोनों हाथ शिथिल होकर दोनों ओर लटक गए थे। केवल पैर बारी बारी से मृत्यु के झटके में आगे पीछे हिल रहे थे, मानो किसी अदृश्य वस्तु को धकेलने की कोशिश कर रहे हों। श्रीदाम घोष सहित गांव के और कई लोग आ चुके थे और विस्तृत आंखों से आंगन के भयानक दृश्य की ओर देख रहे थे। शिवराम बोला, लेकिन ये आदमी कौन है? हरिपद नहीं? मैंने कहा, हां। तब तक होश में आकर शिवराम के किसान लाठी उठाकर पीछे भागे। केतु हटकर एक बार मुंह उठाकर देखा। उसके मुंह से ताजा खून टपक रहा था और फिर एक छलांग में केतु बगल की झाड़ी में कूदकर गायब हो गया। सूखे बांस के पत्तों पर उसके पैरों की आवाज दूर होती सुनाई दी। जब किसानों ने हरिपद के शरीर को उठाकर रामराम घोषाल की झोपड़ी के बरामदे में रखा, तब उसमें प्राण नहीं थे। शिवराम बोला, आखिर हरिपद ने यह काम किया। दादा उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। मैंने पूछा, ठाकुर मशाय कहां है? वो तो आपके साथ थे, आपके साथ ही रहने की बात थी। आपको नहीं पता? विष्णु ठाकुर फिर आए ही नहीं। अगले दिन सुबह मैं भी स्टेशन की ओर निकल पड़ा। और रहकर क्या होगा? पुलिस को खबर दे दी गई है, अब उनका काम वे करेंगे। शायद इस पर कोई मुकदमा भी नहीं होगा। कम से कम 30 गांव वालों ने घटना को अपनी आंखों से देखा है। एक पागल कुत्ते के हमले से एक ग्रामीण की दुखद मृत्यु। मुकदमा और क्या होगा? लेकिन केतु कहां से आया? उत्तर मुझे विष्णु ठाकुर से मिलने के बाद मिला। वो परम शांत भाव से प्लेटफॉर्म की चाय की दुकान पर बैठकर गर्म चाय पी रहे थे। मुझे देखकर बोले, अरे तारकनाथ, आओ, चाय पियोगे? मेरा कल जाना नहीं हो पाया, समझे? तुम्हारे जाने के बाद विश्वास नहीं करोगे, मैं सो गया था। एक ही नींद में पूरी रात निकल गई। जागा तो देखा सुबह हो चुकी थी। सोचा और इतना रास्ता चलकर क्या होगा? तुम जरूर सुबह आ जाओगे। तो बताओ रात में क्या हुआ? बेवजह जागना पड़ा ना। अत्यंत चिड़चिड़ाहट के बावजूद मैंने उन्हें सारी घटना बताई। उनके भाव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा नहीं लगा। चाय की आखिरी घूंट पीकर प्याला नीचे रखते हुए बोले, धत, आखिर हरिपद का ये काम, वो तो बिल्कुल नीच है, उसे ठीक सजा मिली। आपने कहा था केतु मर गया, गलत कहा था। जिंदा है तो दिख ही रहा है। खैर, ट्रेन की पहली घंटी बज रही है, टिकट कटा लो। थोड़ी देर चुप रहकर मैंने कहा, मैं अब आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो कहां जाओगे? कोलकाता की ओर जाऊंगा, काम है। विष्णु ठाकुर हंसकर बोले, ठीक है, वही चले जाना। मुझे ट्रेन में बिठा दो कम से कम। तुम्हारी गाड़ी को तो देर है। गाड़ी में बिठाते समय मैंने ध्यान दिया कि विष्णु ठाकुर लंगड़ा रहे थे। दाहिने पैर के पंजे पर कपड़े की पट्टी बंधी थी। मेरे सीने में ठंडक दौड़ गई। मैंने कहा, यह क्या? आपके पैर को क्या हुआ? कल शाम को तो नहीं देखा था। विष्णु ठाकुर बोले, ओह, कुछ नहीं, प्लेटफॉर्म की बाड़ पार करते समय कंटीले तार से लगकर कट गया है। मैं एकटक विष्णु ठाकुर के दाहिने पैर की पट्टी की ओर देख रहा था। हरिपद की वो चीख, कुदाल फेंकना, केतु के दाहिने पंजे से खून की धार। तो क्या? ट्रेन छूट गई। खिड़की से मुंह निकालकर विष्णु ठाकुर हंसते हुए मेरी ओर देख रहे थे। वो आखिरी बार था, फिर कभी उन्हें नहीं देखा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे किस तरह की कहानियां सुनना चाहेंगे। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।